हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। सो हम जैसा कि करंट अफेयर्स डिस्कशन कर रहे थे अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो उसी को हम आगे मूव ऑन फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में हमको कौन-कौन से आर्टिकल कवर करने हैं? सबसे पहले चंद्रयान 3 के बारे में, देन आदित्य L1 मिशन, देन गगनयान मिशन, देन नाविक के बारे में, देन ग्रेविटेशनल वेव्स, देन ब्लैक होल्स एंड टाइम डायलेशन एंड डार्क मैटर मैप, एंड देन उसके बाद हमको कवर करना है JWST, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, देन न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, देन जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर जूस मिशन, देन एस्टेरॉइड्स, देन आउटर स्पेस गवर्नेंस, एंड फिर लास्ट में कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट। ऐसी कुछ चीज़ें हमको यहाँ पे इसमें स्पेस प्रोजेक्ट में कवर करना है या स्पेस के सेक्टर में कवर करना है। सो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा चंद्रयान 3 आता है। चंद्रयान 3 रिसेंटली अभी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से जो है हमारा चंद्रयान 3 का मिशन सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ था। तो इसके लिए व्हीकल्स कौन सा लॉन्च किया गया था, यूज़ किया गया था, दैट इज़ GSLV मार्क 3। ये व्हीकल्स का नाम आपको याद रखना है। इसके जो पेलोड है, जो मेन पेलोड है, उसमें तीन चीज़ें आती हैं, एक लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल और तीसरा रोवर। लैंडर मॉड्यूल मतलब वो जो मून के सरफेस पे जो डिवाइस हमारा उतरेगा। देन प्रोपल्शन मॉड्यूल मतलब वो जो हमारे चंद्रयान मिशन को बीच-बीच में फ्यूल का या थ्रस्ट देगा अपने फ्लाइट मोड में आगे मूव ऑन करने के लिए या डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो एक थ्रस्ट देता है, फोर्स देता है वो। देन उसके बाद रोवर जो मून के सरफेस पे मूव होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज़ रोवर। तो ये रोवर्स मून के सरफेस पे मूव होके उस पे स्टडी करेगा। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव चंद्रयान 3 के जो हमको याद रखना है वो ये है कि ये लूनर सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए था। दूसरा, ये रोवर की मून पे रोवर की एक्टिविटी या रोवर चलाने की डेमोंस्ट्रेशन को लेके था। और तीसरा, ये इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए था। तो इसमें एक सक्सेसफुली हमने हॉप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी स्पेसक्राफ्ट को या कोई भी डिवाइस जो हम स्पेस में ले जा रहे हैं उसको किसी सेलेस्टियल बॉडी पे जिस पे भी हम वो मिशन कंडक्ट कर रहे हैं उस पे क्रैश नहीं करते। उस पे हम धीरे-धीरे करके उसको उतारते हैं ताकि वो उसकी डिवाइस डैमेज ना हो और वो केयरफुली अपना ऑब्जर्वेशन कर पाए। तो जब हम केयरफुली बहुत ही स्लो स्पीड से बिना कि डैमेज करे या क्रैश करे डिवाइस को किसी सेलेस्टियल बॉडी पे या स्पेस में किसी बॉडी पे उतारते हैं, तो उसको बोला जाता है सॉफ्ट लैंडिंग। तो यहाँ पे हमने ये जो सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करी वो हॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू करी थी। हॉप एक्सपेरिमेंट का मतलब वो अपने एक लिमिटेड हाइट पे आके, ये जो मून का सरफेस था, मून के सरफेस पे जब ये एक हाइट तक आ गया तो फिर उसके बाद अपने आप को धीरे-धीरे करके उसने उतारा ऊपर फ़ोर्स डाल-डाल के अपोज़िट डायरेक्शन में। तो ये होप एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अब चंद्रयान 3 में मेन पेलोड क्या है जो आपको याद रखना है? एक लैंडर के कुछ पेलोड हैं, रोवर के कुछ पेलोड हैं और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। तो लैंडर के कौन-कौन से पेलोड हैं? रंभा एलपी लैंगम्यूर प्रोब, जो ये मून के सरफेस पे प्लाज़्मा को स्टडी करेगा, प्लाज़्मा का कंपोज़िशन एंड क्वांटिटी। तो प्लाज़्मा मतलब जो आयनाइज़्ड स्टेट होती है गैस की, उसको ये स्टडी करेगा और ऑब्ज़र्व करेगा। दूसरा कास्ट, कास्ट जो है ये बेसिकली लूनर सरफेस पे टेम्परेचर का क्या सीन है या टेम्परेचर की क्या प्रॉपर्टीज है उनको मेजर करेगा। तीसरा इल्सा, इल्सा जो है ये मून के सरफेस पे सीस्मिसिटी या अर्थक्वेक की जो एक्टिविटी होती है, मूवमेंट होते हैं सरफेस के, उसको स्टडी करेगा। रोवर जो है, रोवर क्या स्टडी करेगा? एपी एक्सेस और लिप्स, दो इसमें पेलोड है मेन। एपी एक्सेस जो है ये बेसिकली मून के सरफेस पे उसका एलिमेंटल कंपोजिशन जो है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स या एलिमेंट्स होते हैं, उन इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स मून के सरफेस में प्रेजेंट है ये स्टडी करेगा। देन लिप्स जो है, ये लिप्स मून के सरफेस के मिनरल्स के कंपोजिशन को स्टडी करेगा और उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, मिनरल्स कौन कौन से मिलते हैं हमको, वो स्टडी करके बताएगा। तीसरा है प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल में शेप जो है पेलोड, मेन पेलोड है। ये पेलोड जो है बेसिकली मून के सरफेस से अर्थ के सरफेस को या अर्थ के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करेगा कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या प्रॉपर्टीज हमको देखने के लिए मिलती हैं मून के सरफेस से या बाहर यूनिवर्स से। तो ये तीन इसके मेन टाइप के पेलोड हैं जो आपको याद रखना है। इसकी की फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो कास्ट जो है उसने 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेजर किया मून के सरफेस का। दूसरा, हमको कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो हैं वो उस मून के सरफेस पे मिले हैं, जैसे कि सल्फर मिला है साउथ पोल के पास में। तीसरा, यहाँ पे लैंगम्यूर प्रोब जो है उसने ये ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे मून के सरफेस पे बहुत थिन प्लाज्मा है।
देन नेशनल सीज़मिक एक्टिविटी इल्सा जो है उसने ये बताया कि मून पे अर्थक्वेक आ सकते हैं। तीसरा लास्ट में चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 के रोवर ने एक 4 मीटर का डायमीटर का क्रेटर जो है इसको ऑब्जर्व किया है। देन उसके बाद लूनर सॉइल की बात करें तो लूनर सॉइल में भी हमने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन करे चंद्रयान 3 ने। तो यहाँ पे हमको एक थिक लेयर मिली है रेगोलिथ की, रेगोलिथ मतलब सॉइल की एक बड़ी अच्छी सी मोटी लेयर मिली है हमको, जो अनकंसोलिडेटेड रॉक मटेरियल की बनी हुई है। ये हमको इतना पॉइंट याद रखना है, और इसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर हमको नहीं मिला है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर हमको लाइफ की पॉसिबिलिटी बताता है, तो वहाँ पे ऐसा कोई भी हमको ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिला है। इतने पॉइंट हमको चंद्रयान 3 के बारे में याद रखना है। तीसरी चीज, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में क्या डिफरेंस है और चंद्रयान 3 से, ये भी हमको देखना है। चंद्रयान 1 2018 में लॉन्च हुआ था। इसका मेन एम था मून के फार और नियर साइड दोनों का 3 डायमेंशनल एटलस बनाना है। फार और नियर साइड क्या होते हैं ये अभी हम जस्ट थोड़ी सी देर में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद इसकी की फाइंडिंग क्या थी, तो चंद्रयान 1 ने मून के एटमॉस्फेयर में वाटर डिटेक्ट किया था वेपर फॉर्म में नॉर्थ पोलर रीजन में। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। दूसरा, ओशियन मैग्मा हाइपोथेसिस को कंफर्म किया था कि हमारे मून के सरफेस के अंदर में मैग्मा प्रेजेंट है। तीसरा, सोलर फ्लेयर्स से जो एक्सरे सिग्नल्स निकलते हैं उनको उसने डिटेक्ट किया था। और चौथा, स्पाइनल रिच रॉक वहाँ पे उसने डिटेक्ट करी थी। स्पाइनल एक मिनरल का नाम होता है जो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का बना होता है। तो ये वहाँ पे उसने डिस्कवरी की थी। देन उसके बाद चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 2 का मेन एम था चंद्रयान 1 की साइंटिफिक स्टडी को और एक्सपांड करना। तो यहाँ पे इसने हाइड्रोक्सिल रेडिकल के आयंस जो है उसको डिटेक्ट किया था और वाटर के मॉलिक्यूल को डिटेक्ट किया था सेपरेटली। दूसरा, मून के सारे लेटीट्यूड पे वाटर के सिग्नेचर मतलब वाटर के मार्क्स या वाटर के इंडिकेशंस इसने इंडिकेट या बताए थे हमको ऑब्जर्व करके। तीसरा, एर्गन 40 का लूनर एक्सोस्फीयर में एर्गन 40 का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन करे थे, और कुछ माइनर एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्कवर किए थे जैसे क्रोमियम और मैंगनीज लूनर सरफेस पे। तो ये चंद्रयान 1 और 2 की डिस्कवरी थी। रिसेंटली कुछ और लूनर मिशन भी जो है वो प्लान कर रही हैं दूसरी कंट्री, जैसे साउथ कोरिया का मिशन प्लान कर रहे हैं वो धनुरी मिशन 2022 में ये लॉन्च हुआ था। जापान का हकुतो आर मिशन ये भी 2022 में लॉन्च हुआ था। रशिया का लूना 25 ये 2023 में लॉन्च हुआ था। यूएसए का आर्टेमिस 2 ये 2025 में लॉन्च होगा। और इसराइल का बियरशीट 2 ये 2025 में लॉन्च होगा। तो ये कुछ नाम आपको याद रखना है। मैच द कॉलम में ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स के लिए कि ये कौन सी कंट्री के मिशन हैं। फिर इसके बाद आते हैं चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग के ऊपर। तो चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। ये क्या था मैंने आपको बताया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। जहाँ पे विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी चंद्रयान 3 के, उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया है। दूसरा, चंद्रयान 2 का लैंडर जहाँ पे क्रैश हुआ था उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट नाम दिया है। तीसरा, चंद्रयान 3 लैंडर जिस दिन मून के सरफेस को टच हुआ था अगस्त 23, उसको नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करने का डिक्लेरेशन किया गया है। देन ये इंडिया वर्ल्ड का पहला मिशन है जिसने लूनर साउथ पोल मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करी है। पांचवा, ये मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले इंडिया जो है ये फोर्थ कंट्री बन गई है यूएस, रशिया और चाइना के बाद। ये सारे फैक्ट बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। रिसेंटली जापान फिफ्थ कंट्री बन गया है जिसने अपना स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून जो है वो वहाँ पे उसने लैंड किया है सॉफ्ट लैंडिंग। तो अब सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको ये ऊपर एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज इसको रीड कर लीजिएगा एक बार। देन उसके बाद आते हैं काम की चीज पे नीचे। साउथ पोल को हमने क्यों पिक किया है या क्यों चूज किया है। साउथ पोल पे जो क्रेटर्स हैं वहाँ पे वो अभी तक सनलाइट जो है बिलियंस ऑफ ईयर्स उस पे अभी तक पड़ी नहीं है। ये साउथ पोल पे जो क्रेटर्स हैं उन पे सनलाइट बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स से नहीं आई, तो उस केस में यहाँ पे कुछ ऐसे एविडेंसेस मिल सकते हैं जो हमको अर्ली टाइम पे यूनिवर्स बनने के टाइम पे कुछ रिजर्व्ड एविडेंसेस हैं वो ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना था। दूसरा, ये परमानेंटली शेडोल्ड क्रेटर्स हैं, यहाँ पे वाटर होल्ड करने की अच्छा खासा पानी होने की कैपेबिलिटी है। आगे चल के अगर हमको मून के आगे भी मिशन कंडक्ट करना हो तो हम यहाँ से वाटर की रीसप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए यहाँ पे पोजिशनल एडवांटेजेस हैं। यहाँ से दूसरी जगह अगर जाना हो तो कुछ जगह जाना ईजी हो जाएगा हमारे लिए मून के बियॉन्ड। और चौथा, यहाँ पे कुछ एसेंशियल रिसोर्सेज हैं जो हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जैसे मरकरी और सिल्वर। प्रीवियसली जितने भी स्पेसक्राफ्ट गए थे वो इक्वेटोरियल रीजन में छोड़े गए थे क्योंकि वहाँ पे लैंड करना
कंपैरेटिवली ईज़ी होता है। देन उसके बाद आते हैं टाइडल लॉकिंग पे। तो इसरो ने एक्चुअली ये बस एक न्यूज़ है कि इसरो ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्विच ऑन करने का जो टाइम है वो थोड़ा पोस्टपोन कर दिया था और उसको स्लीप पे डाल दिया था। रीज़न बीइंग क्योंकि वो मून के जो बेसिकली सन शेडो रीजन थे 14 डेज के लिए वो वहाँ पे ले करते थे। तो अब इसमें याद रखने के लिए कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना है कि टाइडल लॉकिंग क्या होता है। टाइडल लॉकिंग का मतलब होता है जब किसी बॉडी की ऑर्बिटल रोटेशन पीरियड मतलब वो किसी बॉडी के अराउंड अगर घूम रहा है तो उसका ऑर्बिटल जो रोटेशन वो एक बार में पूरा चक्कर जो लगा के आता है उसकी जो ड्यूरेशन है वो अगर उसके अपने एक्सेस पे जो रिवॉल्यूशन कर रहा है वो उसके सेम है तो उसको बोला जाता है टाइडल लॉकिंग। तो इस केस में जैसे मैं मून की बात करूं तो मून 28 डेज में यहाँ पे पूरा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वापस उसी पॉइंट पे घूम के आता है। और इस केस में क्या होता है कि जितनी ड्यूरेशन में ये पूरा चक्कर लगा के आता है उतनी ही ड्यूरेशन में ये अपनी एक्सेस पे पूरा एक बार 360 डिग्री घूमता है। तो इससे क्या होता है, इससे एक चीज हमको देखने के लिए मिलती है कि मून का हमको एक ही फेस कंटिन्यूसली दिखता है। क्योंकि जब ये यहाँ पे मूव करके आता है तो इसका ये फेस जो है थोड़ा सा घूम जाता है तो ये साइड वही दिखता है हमको। जब ये थोड़ा और आता है तो ये 90 डिग्री घूम चुका होता है तो ये इतना हमको यहाँ पे दिखता है 180 डिग्री घूम के। फिर ये यहाँ पे आता है तब एट द सेम टाइम ये अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है तो उस कारण से इसका फेस जो है ये फिर अर्थ पे हमको दिखेगा। ऐसे करते करते हमको एक साइड जो है मून का ये वाला जो साइड है ये कभी भी देखने के लिए नहीं मिलता क्योंकि एट द सेम टाइम जब वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है एंड एट द सेम टाइम वो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है। तो उस कारण से उसका जो एक दिन होता है, जैसे हमारे यहाँ एक दिन 24 आवर्स का होता है, मून पे एक दिन जो होता है दिन और रात मिला के वो होता है 28 का, जो इतनी एक लूनर साइकिल होती है। तो उस केस में 14 दिन यहाँ पे लाइट होती है और 14 दिन जो होती है यहाँ पे जो है डार्कनेस रहती है एक साइड पे। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है इसमें टाइडल लॉकिंग के बारे में। देन आते हैं आदित्य L1 मिशन पे। तो इसरो ने सक्सेसफुली इंडिया की पहली स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन छोड़ा है लेग्रेंज लेग्रेंज पॉइंट L1 पे सन को स्टडी करने के लिए। तो पॉइंट ये बोल रहा है कि इसरो ने अपना पहला स्पेस में कोई ऑब्जर्वेटरी छोड़ा है जो किसी चीज को ऑब्जर्व करती है। तो इस केस में ये किसको ऑब्जर्व करेंगे, सन को। सन को ऑब्जर्व करेगा तो इसलिए इसका नाम रखा है आदित्य मिशन। और ये किस पॉइंट पे छोड़ा है, इसका नाम आदित्य L1 क्यों है, क्योंकि जिस पॉइंट पे ये स्पेस में हमने ये टेलीस्कोप रखा है, ऑब्जर्वेटरी रखी है, उस पॉइंट का नाम है L1 पॉइंट। तो अब ये L1 पॉइंट क्या होता है ये अभी हम देखते हैं। पहला तो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आदित्य L1 मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये PSLV C57 लॉन्च व्हीकल पे छोड़ा गया था। इसके साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सोलर अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करना। अब बिफोर वी अंडरस्टैंड सोलर अपर एटमॉस्फेयर हम सन का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो सन का स्ट्रक्चर जो होता है वो मेनली 6 लेयर्स में होता है। ये 6 लेयर्स आपको याद रखना है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 3 लेयर्स इंटरनल होती हैं और 3 लेयर्स जो होती हैं ये एक्सटर्नल होती है। 3 इंटरनल एंड 3 एक्सटर्नल। तो इंटरनल लेयर्स में कौन कौन आती हैं, सबसे अंदर होता है ये वाला जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज कोर। कोर के बाद ये जो ऑरेंजिश कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज, लेट मी चेंज द कलर। कोर के बाद ये जो आपको ऑरेंजिश कलर का दिख रहा है ये पोर्शन, दिस इज द रेडिएटिव जोन। देन उसके बाद आता है दिस जोन, दैट इज ये वाला जो येलोइश कलर का जोन आपको दिख रहा है, दिस इज कन्वेक्टिव जोन। ये सन की इंटरनल लेयर्स होती हैं, ये हमको विजिबल नहीं होती हैं इन जनरल। लेकिन इसकी जो बाहर वाली 3 लेयर्स होती हैं ये हमको विजिबल होती है, ये हमको डायरेक्टली ऑब्जर्व हम कर सकते हैं। तो ये बाहर वाली 3 एक्सटर्नल लेयर्स होती हैं, ये कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आता है हमारा फोटोस्फियर। फोटोस्फियर के बाद आता है हमारा क्रोमोस्फियर और क्रोमोस्फियर के बाद आता है हमारा कोरोना। ये सबसे बाहर वाली लेयर है। तो ये 3 लेयर्स के बारे में आपको याद रखना है। कोर, रेडिएटिव और कन्वेक्टिव जोन इंटरनल लेयर है। जो बाहर की आदित्य L1 मिशन जो है ये बेसिकली एक्सटर्नल लेयर्स को ऑब्जर्व या स्टडी करने के लिए हमने छोड़ा है। तो इस केस में हमको एक्सटर्नल लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले फोटोस्फियर देख लेते हैं। फोटोस्फियर ये सबसे डीपेस्ट लेयर है सन की जो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका टेम्परेचर 6, मतलब सबसे अंदर वाली लेयर पे, फोटोस्फियर की सबसे अंदर वाले पॉइंट पे आप जाएंगे तो 6500 केल्विन मिलेगा। सबसे टॉप पे या सबसे बाहर आपको 4000 केल्विन मिलेगा। उसके बाद फोटोस्फियर के बाद आती है ऊपर, उसकी ऊपर वाली लेयर ट्रोपोस्फियर। ये 400 किलोमीटर एंड 2100 किलोमीटर, मतलब सोलर सरफेस फोटोस्फियर के
अराउंड 400 से 2100 किलोमीटर अबव या ऊपर होती है। इसमें टेम्परेचर कितना होता है, इसके सबसे अंदर वाले पॉइंट पे टेम्परेचर होता है 4000 केल्विन, और सबसे बाहर वाले पॉइंट पे टेम्परेचर होता है 8000 केल्विन। तो मतलब ये जो हमने देखा था, फोटोस्फीयर के सबसे बाहर वाली लेयर मतलब क्रोमोस्फीयर स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे 4000 केल्विन स्टार्ट हो गया, और इसके टॉप पे 8000 केल्विन हो जाएगा, और इसके सबसे बाहर वाली, इसके बाहर वाली लेयर हो जाती है दैट इज कोरोना। कोरोना आउटर मोस्ट लेयर होती है सन की। ये सोलर सरफेस जो होता है फोटोस्फीयर, उसके 2100 किलोमीटर बाहर होती है। तो सबसे पहले फोटोस्फीयर आ गया, फोटोस्फीयर के बाद 400 किलोमीटर से लेके 2100 किलोमीटर तक, फोटोस्फीयर की सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है, वहां से 400 किलोमीटर स्टार्ट होता है, वहां से लेके 2100 किलोमीटर तक क्रोमोस्फियर है, और फिर वो 2100 किलोमीटर से लेके बाहर तक, फिर उसके बाद जहां तक भी एक्सटेंड करता है वो, दैट इज कोरोना। ये सबसे बाहर वाली लेयर है। तो ये कोरोना की लेयर होगी। इसमें टेम्परेचर कितना हो सकता है, 500 केल्विन, 5 लाख केल्विन से लेके फ्यू मिलियन केल्विन तक इसका टेम्परेचर जा सकता है। और कोरोना को हम जनरली नेकेड आई से डायरेक्टली नहीं देख सकते, एक्सेप्ट जब तक एक टोटल सोलर एक्लिप्स ना हो रहा हो। तो इतने 3 पॉइंट आपको याद रखना है। आदित्य एल1 मिशन जो है, इसका मेन एम रहेगा इन 3 लेयर को स्टडी करना, एंड एट द सेम टाइम कोरोनल होल्स और सन स्पॉट को बेसिकली स्टडी करना। कोरोनल होल होल और सन स्पॉट क्या होते हैं, बेसिकली जो सन का सरफेस होता है उसमें अगर कोई पॉइंट कूल होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर सराउंडिंग एरिया से कंपैरेटिवली कम होता है, तो इन एरियाज को सन स्पॉट बोला जाता है। सन स्पॉट, या इनमें से अगर कोई कोई चीज एक्सट्रैक्ट होके बाहर निकल आई, मतलब कोई अंदर का मटेरियल बाहर निकल के आ गया फूट के, तो उसको बोला जाता है कोरोनल मास इजेक्शन। तो ये कोरोनल होल, सन स्पॉट और कोरोनल मास इजेक्शन, ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो आदित्य एल1 मिशन जो है, ये इनको स्टडी करने के लिए काम करेगा, कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर, कोरोनल हीटिंग को। और इसके अलावा वहाँ पे वो पार्टिकल, सन के जो आउटर लेयर्स हैं उसमें पार्टिकल्स और प्लाज्मा का इन्वायरमेंट कैसा और कितना है, उस चीज को स्टडी करने की कोशिश करेगा। आदित्य एल1 जो है, इसमें 7 पेलोड हैं, जिसमें से 5 इसरो ने लगाए हैं और 2 इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने लगाए हैं, कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने, यूनिवर्सिटीज ने। तो इसमें आपको सारे तो याद नहीं रखना है, लेकिन एक ये नाम जैसे आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स, ये बेसिकली सोलर पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए अलग से पेलोड लगाया है, तो इसका नाम आप चाहे तो याद रख सकते हैं। लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम देखेंगे, तो यहाँ पे ये सन बना हुआ है, देन यहाँ पे ये अर्थ बनी हुई है, और इनके बाजू में या आसपास में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, L1, L2, L3, L4, L4 एंड L5। तो ये 5 पॉइंट्स लैग्रेंज पॉइंट कहलाते हैं। ये पॉइंट वो पॉइंट हैं जहाँ पे अगर हम किसी बॉडी को, किसी भी सैटेलाइट को या किसी भी इक्विपमेंट को रखते हैं, तो उस केस में हमको उसको ऑर्बिट में मेंटेन रखने के लिए फ्यूल या एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ती। इन पॉइंट्स की खासियत ये है कि इन पॉइंट्स पे अर्थ और सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इस तरह से बैलेंस हो जाता है, क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रही है, मूव कर रही है सैटेलाइट। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इसको बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करता है। तो ये जो 5 पॉइंट है, इन पॉइंट पे अर्थ और सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो उनको अपनी तरफ खींच रहा है, वो इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के इस तरह से बराबर हो जाता है कि इन पॉइंट्स पे रहने वाला ऑब्जेक्ट जो है, वो या तो बिना एनर्जी के या तो थोड़ी एनर्जी खर्च करके उस पॉइंट पे मेंटेन किया जा सकता है, जिससे हमारी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है और मिशन की लाइफ बहुत बढ़ जाती है। तो ये जो आदित्य एल1 मिशन है, ये हमने एल1 पॉइंट पे रखा हुआ है, इसलिए इसका नाम आदित्य एल1 मिशन है। अब ये इतना पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। रिलेटेड डेवलपमेंट में आपको सोलर विंड के बारे में दिया हुआ है कि सोलर ऑर्बिटर, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा जो है, उन्होंने अभी रिसेंटली उनके एक सोलर ऑर्बिटर से बहुत सारे स्मॉल जेट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं, ये उनको डिटेक्ट किया है, और ऐसा बोला है कि ये मेजर सोर्स हो सकते हैं सोलर विंड को सस्टेन करने का। इनका कहना है कि कुछ पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली सन के सरफेस से निकलते रहते हैं, जो बेसिकली जेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और सोलर विंड क्रिएट करते हैं। तो बस ये इतना एक ऑब्जर्वेशन दिया था, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना रिलेवेंट या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है गगनयान मिशन। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
उन एस्ट्रोनॉट्स के नाम डिक्लेयर कर दिए हैं जो गगनयान मिशन में, इंडिया के इसरो के गगनयान मिशन में स्पेस में जाएंगे। तो गगनयान मिशन क्या है? ये हमारा खुद का पहला इंडिजिनस मिशन है। इंडिजिनस मिशन मतलब हमने खुद ने बनाया ऐसा मिशन डिवाइस किया है जो पहली बार किसी ह्यूमन को स्पेस में ले जाएगा। अभी तक ह्यूमंस को स्पेस में ले जाने की कैपेसिटी यूएस, रशिया और चाइना, सिर्फ 3 कंट्रीज के पास है। अगर इंडिया ये अचीव कर लेता है जो गगनयान मिशन में हम प्लान कर रहे हैं, तो उस केस में हम ये करने वाले चौथे कैपेबल कंट्री बन जाएंगे। तो गगनयान की रिसेंटली जो पहली फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन था, उसका सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हमने कंडक्ट किया। फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन मतलब यहाँ पे मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई अगर गगनयान मिशन को कंडक्ट करते टाइम रास्ते में, तो फिर उस केस में हम अपने क्रू जो है, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको कैसे सेव करेंगे। तो ये एबॉर्ट मिशन का डेमोन्स्ट्रेशन अभी हमने किया था। इसमें TVD-1 सिंगल स्टेज रॉकेट, लिक्विड रॉकेट है। अब गगनयान मिशन के बारे में देख लेते हैं। गगनयान मिशन जो है ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने बनाया है। इसके अंदर में हम 3 एस्ट्रोनॉट्स को 400 किलोमीटर की ऑर्बिट पे 3 दिन के लिए मिशन के लिए लॉन्च करेंगे। तो इसमें हम लॉन्च व्हीकल कौन से यूज करेंगे? सेम जो हमने अभी ऊपर चंद्रयान 3 के लिए यूज किया था, GSLV Mark 3, LBM 3 इसका बदल के हम नाम कर दिया गया है, ये हम यूज करेंगे। इसमें 3 स्टेजेस यूज होती है। पहली सॉलिड स्टेज, फ्यूल सॉलिड स्टेट में होता है। दूसरा लिक्विड स्टेज और तीसरा क्रायोजेनिक स्टेज। क्रायोजेनिक स्टेज मतलब एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे जब हम फ्यूल को स्टोर करते हैं तो उसको क्रायोजेनिक स्टेज बोलते हैं। इसके लिए एक गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई गई है और इसरो ने एक इंडिजिनसली डेवलप किया है ECLSS, इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो ये इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमारे एस्ट्रोनॉट को स्पेस में एक नेचुरल एनवायरनमेंट सा प्रोवाइड कराएंगे जो उनको सस्टेन करने में हेल्प करेगा। तो अभी ये मिशन जो है लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो कीप एन आई ऑन इट। एंड क्वेश्चन इससे बहुत अच्छे बनते हैं, तो प्लीज़ कीप टू रिमेंबर इट। इसके बारे में आपको यहाँ पे और आगे थोड़ा सा डिटेल खुद से पढ़ना है। इसरो जो है टेस्ट फ्लाइट, जो पहली टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करेगा क्रू भेजने के पहले, उसमें एक रोबोट को भेजेगा जिसका नाम है व्योम मित्र। ये आपको पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके बाद आते हैं नाविक के ऊपर, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ ये थी कि नाविक की सैटेलाइट्स के लिए जो माइक्रो चिप्स हैं या चिपसेट्स जो हैं वो एक इंडियन कंपनी ही मैन्युफैक्चर करके देगी। सो दैट इज अ गुड न्यूज़। बट बिफोर वी मूव ऑन टू अंडरस्टैंड दैट, हमको नाविक के बारे में पता होना चाहिए नाविक क्या होता है। सो नाविक एक तरह से समझने के लिए समझते हैं। बेसिकली जैसे हम अभी GPS यूज़ करते हैं, US का हम मैप जब यूज़ करते हैं, गूगल मैप्स, तो गूगल मैप्स में वो पूरा जो आपको मैप का डाटा जो शो होता है, वो डाटा US की सैटेलाइट से हमको मिलता है। और उनकी जो सैटेलाइट का सिस्टम है जो ये मैपिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है, इस सिस्टम को बोलते हैं GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि हम अपना खुद का एक सिस्टम डेवलप करना चाहते थे, क्योंकि हम किसी और के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहते हमेशा के लिए, ताकि कभी कल को कोई प्रॉब्लम आए, डिस्प्यूट आए, तो वो हमको सर्विस बैन ना कर दे अपनी। तो इसके लिए हमने अपना एक इंडिपेंडेंट नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाया है GPS की तरह, जो हमारी कंट्री इंडिया को पूरा का पूरा मैप करेगा और नेविगेशन करने में हेल्प करेगा। और ना सिर्फ इंडिया, इंडिया की बॉर्डर से 1500 किलोमीटर तक की इसकी कवरेज है। मतलब अगर बांग्लादेश हमसे चाहे तो नेविगेशन की सर्विस ले सकता है, श्रीलंका हमसे चाहे तो सर्विस ले सकता है। तो ऐसे हमारे पास इतनी इसकी रेंज है। तो ये इसरो ने डेवलप किया है। इसमें 3 सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेंगी और 4 सैटेलाइट जो हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखी जाएंगी। और ये इंडिया के पूरे लैंडमास, अच्छा इसमें याद ये रखना है कि टोटल इसमें 7 सैटेलाइट रहेंगी। 7 में से 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेंगी और 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रहेंगी। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ में इक्वेटर के जस्ट ऊपर अराउंड 36,000 किलोमीटर की हाइट पे इस सैटेलाइट को रखा जाएगा और ये कंटिन्यूअसली एक फिक्स्ड पॉइंट पे बनी रहेगी। मतलब अर्थ जिस स्पीड से रोटेट होता है, उससे थोड़ी सी फास्ट स्पीड से ये अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता रहेगा, ताकि एक फिक्स्ड पॉइंट पे अर्थ के ऊपर बना रहे, जैसे विच इज ऑब्वियसली इंडिया। सिमिलरली इसी तरह की एक और सैटेलाइट होती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इसमें डिफरेंस बस इतना होता है कि ये इक्वेटर की जगह इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन में अर्थ के अराउंड चक्कर लगाती है, एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर हमेशा घूमती रहती है। सो ये कहलाती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो नाविक सिस्टम के अंदर में टोटल 7 सैटेलाइट छोड़ी गई हैं, 3 जियो स्टेशनरी और 4 जियो सिंक्रोनस। कवरेज मैंने बस जैसे कि बताया 1500 किलोमीटर फ्रॉम इंडियाज बाउंड्रीज रहेगा। पहले इसका नाम IRNSS था, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, अब नाविक रख दिया गया है। इसके अंदर में 2 टाइप की सर्विसेज हैं, एक SPS
स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस, और दूसरा रिस्ट्रिक्टेड सर्विस आरएस। स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस जो है एसपीएस, ये सिविलियंस के लिए रहेगा, मतलब मैं आप जैसे लोग जो हैं ये इसको यूज कर पाएंगे मैपिंग के लिए और नेविगेशन के लिए। रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जो है ये सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल या मिलिट्री पर्सनल जो हैं या गवर्नमेंट की जो अथराइज पर्सनल है सिर्फ उन्हीं को अलाउ होगा। ये इसमें कुछ क्रिटिकल फैसिलिटीज जो हैं वो नेविगेशन के लिए मैप रहेंगी। तो ये यहाँ पे नाविक के सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। सैटेलाइट में बेसिकली न्यूज़ ये है कि सैटेलाइट में जो सॉफ्टवेयर और चिप यूज़ की जाएंगी, माइक्रोचिप, वो बेसिकली एक इंडियन कंपनी बना के देगी। इसके अलावा एक और नाम सिस्टम है जिसके नाम आपको याद रखना है, दैट इज गगन, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, गगन। ये इसरो ने बेसिकली इंडियन सिविल एविएशन या जो एयरलाइंस होती हैं उसके लिए ये सिस्टम डिवाइस किया है। प्रॉब्लम ये होती है कि एयरलाइंस जो होती हैं उनको बहुत एक्यूरेट नेविगेशन चाहिए होता है, लेकिन जीपीएस के नेविगेशन में कभी कभी कुछ पॉइंट गलत पास में या थोड़ा डिस्टेंस पे दिखा दिए जाते हैं, गलत लोकेशन पे थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी एरर रहती है। तो इसरो जो है, ये इसरो बेसिकली गगन सिस्टम जो इसने डिवाइस किया है, इसमें ये जीपीएस के थ्रू जो भी डाटा एयरलाइंस को आता है, इसरो उसको क्रॉस चेक करके, मतलब वो डाटा एयरलाइंस से इसरो के पास जाएगा, इसरो उसको क्रॉस चेक करके और करेक्ट करके और वापस एयरलाइंस को भेजेगा, एयरलाइंस को, जिससे एयरलाइंस का नेविगेशन और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। तो ये आपको इतने पॉइंट इसमें याद रखना है। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने मिलकर ये सिस्टम बनाया है। उसी तरह का एक सिस्टम जैसे एयरलाइंस के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने बनाया है, सिमिलरली एक सिस्टम शिपिंग के लिए भी बनाया गया है, दैट इज सागर संपर्क। तो इसमें भी वही बात है, जीपीएस के नेविगेशन में जो भी एरर्स होती हैं उसमें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग जो है वो इसरो के साथ मिलकर उसको करेक्शन करेगी। अक्रॉस द वर्ल्ड, हाँ, यूएस अकेला नहीं है जिसके पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है, और भी कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास खुद के नेविगेशन सिस्टम है। जैसे रशिया के पास उसका सिस्टम है जिसका नाम है ग्लोनेस, यूरोप के पास उसका नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है गैलीलियो, और चाइना के पास है दैट इज बेइडू। तो अब इंडिया का जो नाविक है ये इसकी लीग में जुड़ जाएगा और हमारा खुद का एक नेविगेशन सिस्टम हो जाएगा। देन उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल वेव्स के ऊपर। तो ग्रेविटेशनल वेव्स साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि पूरे यूनिवर्स में हल्की हल्की बहुत ही वीक ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो लो फ्रीक्वेंसी पे ट्रेवल कर रही हैं अक्रॉस द होल यूनिवर्स। तो अब इसमें पॉइंट ये है कि ग्रेविटेशनल वेव्स होती क्या है। सो पॉइंट ये है कि आइंस्टीन ने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है स्पेशल रिलेटिविटी 1960 में, जिसके अंदर में उन्होंने ये बोला था कि पहले, आइंस्टीन के आने के पहले ये माना जाता था कि स्पेस और टाइम जो है ये दोनों अलग अलग चीज है। मतलब स्पेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और टाइम इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से मूव करता है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन आइंस्टीन जब आया तो उसने बोला कि नहीं, स्पेस और टाइम दोनों एक चीज ही हैं, एक ही चीज के दो, एक ही कॉइन के दो पहलू हैं, दो अलग अलग पार्ट हैं। तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि स्पेस और टाइम एक बेसिकली चादर की तरह है जिसमें सारी की सारी यूनिवर्स की बॉडीज बैठी हुई हैं, और ये बैठी हुई हैं और इनमें कोई भी एक्टिविटी होती है या इनके वेट के कारण, इनके मास के कारण बेसिकली ये जो है इस चादर को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे मान लीजिए घर पे जो बेडशीट होती है, हमारे बेड होते हैं, उन पर बच्चे खेलते हैं, तो उस पर बेडशीट जो होती है उस पर रिपल्स ऐसी वेव आ जाती है। उसी तरह से आइंस्टीन का कहना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक्टिविटी होती है यूनिवर्स में, तो उसमें इस तरह की वेव या रिपल्स डेवलप होती हैं और इन रिपल्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल वेव्स। और आइंस्टीन का कहना था कि अगर हम इसको पकड़ पाए तो हम यूनिवर्स के एक बहुत बड़े राज को खोल पाएंगे, समझ पाएंगे कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, क्यों अर्थ सन के ही चक्कर लगाती है, क्यों छोटी बॉडी बड़ी बॉडी के चक्कर लगाती है, हम ये सारी चीजें समझ पाएंगे। तो ये वैसे तो पहले तक थे 2015 तक, 1916 में आइंस्टीन ने एक कंसेप्ट दिया था। 2015 तक तो ये कंसेप्ट जो है ये थियोरेटिकली चला, क्योंकि हम ये चीज़ पकड़ नहीं पा रहे थे कि ये वेव्स को हम पकड़े कैसे, ये जो रिपल्स हैं ये पकड़े कैसे। तो 2015 में पहली बार हमने एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, लीगो डिटेक्टर प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट जो है या लीगो जो है, लीगो बेसिकली एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंटल मशीन का, इक्विपमेंट्स का एक सेटअप है जो बेसिकली ये जो बहुत ही माइन्यूट रिपल्स आती हैं ग्रेविटेशनल वेव्स की, इसको डिटेक्ट कर लेता है। तो ये ऐसे कई ऑब्जर्वेटरी या ऐसे कई सेंटर हम अक्रॉस द वर्ल्ड सेट कर रहे हैं। तो ये सेट करने का पर्पस यही है कि हम अक्रॉस द यूनिवर्स कहीं पे भी कोई एक्टिविटी होती है
उनकी ग्रेविटेशनल वेव्स को कैच करके कहीं हजारों बिलियन ईयर्स अगो कोई अगर एक्टिविटी हुई है तो उसको हम कैच कर पाए। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। आपको इसमें ये पॉइंट याद रखना है। और लीगो, लीगो का प्रोजेक्ट का नाम याद रखना है कि लीगो प्रोजेक्ट किस लिए चलाया गया है। तो अभी मैं लीगो प्रोजेक्ट पे भी आने वाला हूँ उसके नीचे। इसके अलावा एक कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस साल के प्रीलिम्स के लिए। आइंस्टीन का कहना था कि भाई जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, बड़ी बॉडी, तो ये स्पेस टाइम फैब्रिक है, चादर है। तो इस पे एक रिपल बनाता है, इस ये दबा के रखा है बेडशीट को, तो यहाँ पे एक रिपल्स आती है। तो जब भी कोई लाइट पास होती है इस बॉडी के पास से, कोई लाइट पास होती है, तो जैसे ये लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, लेकिन ये बॉडी ने इस चादर को यहाँ पे ऐसे डिप्रेस या दबा के रखा है, तो ये लाइट जो है ये दबे हुए पोर्शन से ऐसे पास होती है और फिर उसके बाद यहाँ जाती है। तो इससे क्या होता है, जैसे सन के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो वैसे हमको नहीं दिखता, तो वो इस लाइट के कारण अब हमको यहाँ पे ये लाइट को हम पीछे ले जाएंगे तो हमको वहाँ वो ऑब्जेक्ट पीछे दिख जाएगा। तो ये प्रोसेस या ये फेनोमेनन कहलाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग मतलब जब लाइट पे किसी ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट पड़ता है उसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो ये पॉइंट आपको इतना पॉइंट याद रखना है। और इसको स्टडी करने के लिए एक टेलीस्कोप रखा है हमने जिसका नाम है जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जो एस्ट्रोफिजिकल फेनोमेनन को लो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे स्टडी कर रहा है। और इसको ऑपरेट करता है नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, एनसीआरए पुणे में। तो आपको ये इतने पॉइंट याद रखना है बस इसमें। देन आता है लिगो इंडिया प्रोजेक्ट। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड कई साइंटिफिक लेबोरेटरीज या इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट या मशीन सेट की जा रही हैं। तो उसमें से एक मशीन या एक सेटअप इक्विपमेंट्स का वो हमारे इंडिया में भी लगाया जा रहा है जिसको नाम दिया है लीगो इंडिया प्रोजेक्ट। तो ये ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है जो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क का पार्ट है। और ये ऑब्जर्वेटरी अपने तरह की थर्ड ऑब्जर्वेटरी है। इसके पहले दो ऑब्जर्वेटरी ऑलरेडी सेट हो चुकी हैं यूएस में, लुइसियाना और वॉशिंगटन में। चौथा डिटेक्टर जापान में प्लान करा जा रहा है। अभी थर्ड वाला हमारे यहाँ महाराष्ट्र का एक हिंगोली डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हम ये प्रोजेक्ट सेट करने की कोशिश या तैयारी में है। इसकी फंडिंग कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दोनों मिलके। तो ये पॉइंट आपको इतने पॉइंट इसके बारे में याद रखना है, इस पर प्रीलिम्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देन इसके बाद यहाँ पे आते हैं ब्लैक होल्स एंड टाइम डायलेशन पे। तो इसमें न्यूज़ क्या है, रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक ब्लैक होल्स की क्लास को ऑब्जर्व करा है जिसका नाम है कसार्स, जिसमें उन्होंने ये ऑब्जर्व करा है कि कसार्स टाइम डायलेशन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो अब पहले मैं आपको टाइम डायलेशन बताऊं उसके पहले हम ब्लैक होल्स समझ लेते हैं कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं। तो ब्लैक होल्स जो होते हैं ये स्पेस में कुछ ऐसे, मतलब यूनिवर्स में ऐसे कुछ स्पेसेस होते हैं, ब्लैंक स्पेसेस, जहाँ पे अगर कोई बॉडी इसके कांटेक्ट में आ जाए तो ये बॉडी, ये खाली जो स्पेस है, ये उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब यहाँ का ग्रेविटेशन का पुल जो है वो इतना स्ट्रांग होता है कि ये किसी भी बॉडी को यूनिवर्स में जो इसके पास से निकल रही है और इसकी रेंज में आती है अट्रैक्शन की, तो वो उसको अपने अंदर खींच के एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स को ब्लैक होल्स बोले जाते हैं। ये इनविजिबल होते हैं और बड़े या स्मॉल दोनों हो सकते हैं। और इनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई लाइट एमिट नहीं करते। तो इनके अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये चार टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स। ये वो वाले ब्लैक होल्स हैं जो यूनिवर्स जब बना था शुरू शुरू में तब बने थे, तो इनको प्रिमोर्डियल ब्लैक होल बोलते हैं। दूसरे स्टेलर ब्लैक होल होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल मतलब ये बड़े ब्लैक होल होते हैं जो जब कोई बड़ा स्टार जो है वो कोलैप्स हो जाता है तो वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं स्टेलर ब्लैक होल। तो ये नॉर्मली सन के साइज से थोड़ा, या तो लगभग सन के साइज के बराबर होते हैं या थोड़ा छोटे होते हैं। फिर होते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल। अगर कोई ब्लैक होल सन से 100 टाइम बड़ा है साइज में, तो उसको इंटरमीडिएट ब्लैक होल बोलते हैं। और फिर लास्ट में आता है सुपर मासिव ब्लैक होल। इन दुनिया की सबसे बड़ी, यूनिवर्स की सबसे बड़ी जो गैलेक्सीज में सबसे बड़े जो ब्लैक होल्स हैं, सबसे बड़े साइज के, सबसे पावरफुल, उनको बोला जाता है सुपर मासिव ब्लैक होल। और इनको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है जिसको बोलते हैं कसार्स। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब कसार्स में इन्होंने, अब साइंटिस्ट ने यहाँ पे ड्यूस किया है कि साइंटिस्ट ने यहाँ पे कसार्स में टाइम डायलेशन ऑब्जर्व किया है। तो अब ये टाइम डायलेशन क्या होता है? टाइम डायलेशन का मतलब होता है कि टाइम जो होता है ये रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब, अगर आप जैसे मान लीजिए कहीं स्टेशन पे बैठे हैं और आप ट्रेन का वेट कर रहे हैं, तो आपकी ट्रेन लेटेस्ट से 15 मिनट बाद आने वाली है, तो भी खड़े खड़े कई बार आपको ऐसा फील होता है कि आपको खड़े खड़े 1 आवर हो गया,
लेकिन टाइम ट्रेन नहीं आई। लेकिन सिमिलरली जैसे आप मान लीजिए कोई बहुत अच्छी मूवी देख रहे हैं और वो मूवी 3 घंटे की है, तो भी कई बार ऐसा होता है कि आपने मूवी पूरी देख ली लेकिन आप इतने खो गए थे मूवी में कि आपको ऐसा लग रहा है कि जस्ट अभी हाफ आवर पहले ही तो स्टार्ट हुई थी और ये मूवी खत्म भी हो गई। तो 3 आवर्स कब निकल गया आपको पता ही नहीं चला। तो एक तरह से आइंस्टीन का कहना था कि टाइम जो होता है वो एब्सोल्यूट कंसेप्ट नहीं होता, ये रिलेटिव होता है। और इसका टाइम कितना स्लो या फास्ट चलेगा, इसमें ग्रेविटेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जिस जगह पे ग्रेविटेशन, जिस बॉडी का ग्रेविटेशन ज्यादा होता है, वो टाइम को उतना स्लो डाउन करती है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे ग्रेविटेशन, ऐसी ऐसे प्लेनेट पे हूँ जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है, तो टाइम वहां पे स्लो बीतेगा। जैसे मान लीजिए मैं अर्थ पे, अगर मेरी एज 70 70 साल है, तो अगर मैं कुछ सालों के लिए जुपिटर पे जाके बैठ जाता हूँ, 30 साल के लिए, 40 साल के लिए, तो हो सकता है वहां पे मेरी एज जो है वो 71 ईयर्स या 70 ईयर्स, 0.0002 मिली सेकेंड जो है, ये ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता ग्रेविटेशनल पुल के कारण, लेकिन बहुत हल्का सा एक डिफरेंस आता है। और ये कसार में अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि वहां पे 1 सेकंड पास हुआ, लेकिन ऐसा फील हो रहा था ऑब्जर्वेशन में कि वहां पे 5 सेकंड निकल गए। तो मतलब बहुत ही स्लो टाइम मूव हो रहा था, ऐसा उन्होंने वहां पे ऑब्जर्व किया। तो ये चीज यहाँ पे आपको याद रखना है कि टाइम डायलेशन और ब्लैक होल क्या होते हैं, सिर्फ इसमें इतने कंसेप्ट याद रखिए। प्रीलिम्स में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। उससे एक चीज और रिलेटेड याद आई कि आपको ब्लैक होल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल के पार्ट्स क्या होते हैं? एक तो सबसे सेंटर वाला पार्ट होता है ब्लैक होल का, जहाँ पे कोई भी चीज जाके कोलैप्स हो जाती है। सारी चीजें जो ब्लैक होल में जाके कोलैप्स होती हैं, वो उसके सेंटर में होती हैं, और यहाँ पे बहुत ही सबसे पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल होता है। इस पार्ट को बोलते हैं सिंगुलैरिटी। ये सेंटर होता है ब्लैक होल का, यहाँ पे सारी चीजें कोलैप्स हो जाती हैं। देन उसके बाद उसके जस्ट आजू बाजू वाला जो एरिया होता है, जस्ट बाजू वाला एरिया, जहाँ पे हमको थोड़ा प्लाज्मा देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे थोड़ी लाइट इमर्ज होती है। जब ब्लैक होल किसी ऑब्जेक्ट को कंज्यूम करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, तो इसमें से कुछ लाइट और फोटोन एमिट होते हैं। तो उस केस में ये जो फोटोन एमिट होते हैं वो इसके बाजू में यहाँ पे घूमते रहते हैं सर्कुलर मोशन में, इसको बोलते हैं फोटोन स्फीयर। देन उसके बाद जब कोई बड़ा स्टार या कोई बड़ी बॉडी को कंज्यूम करता है ब्लैक होल, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी रेडिएशन निकलती हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया। ये जो आपको लाइट दिख रही है ब्लू कलर की, ये ब्लैक होल से निकलते हुए जा रही है। जब कोई स्टार को ये ब्लैक होल कंज्यूम करता है, तो इस केस में यहाँ पे एक्सरे, गामा रे, अल्फा रे, हर टाइप की जो रेडिएशंस होती हैं, यूवी, ये हर टाइप की रेडिएशंस यहाँ पे निकलती है। बहुत ही ब्राइट लाइट निकलती है, बहुत ही ब्राइट रेडिएशंस निकलती हैं। इस रेडिएशन या इस जेट को बोलते हैं रिलेटिविस्टिक जेट। देन इसके बाद आता है इवेंट होराइजन। ये जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल का वो पॉइंट, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ ये ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल का एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, ये पॉइंट है। मतलब अगर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए अगर मैंने इस लाइन को टच कर लिया, तो ब्लैक होल मुझे अपने अंदर खींच लेगा। तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के पे ब्लैक होल से बच के निकल पाना पॉसिबल नहीं होता, इसको बोलते हैं हमारा ब्लैक होल। उसके बाद आते हैं हम डार्क मैटर मैप पे। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी रिसेंटली एक डार्क मैटर का डिटेल्ड मैप बनाया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि यूनिवर्स में कुछ लंपीनेस है, और यूनिवर्स जो है किसी एक रेट से ग्रो हो रहा है, फैल रहा है। तो अब इसमें ऐसा न्यूज़ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इसमें क्या क्या याद रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो बिग बैंग मॉडल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बिग बैंग मॉडल ये बोलता है कि यूनिवर्स जो आज की डेट में हमको इतना बड़ा दिखता है हमारा, ये एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। ये पॉइंट पे एक ब्लास्ट हुआ था, और ब्लास्ट होने के बाद कई सारी बॉडीज बनी थी, जैसे कि प्लेनेट हो गया, एस्टेरॉइड्स हो गए, ये सारी चीज़ें, सोल्स गैलेक्सीज हो गई, ये सब। और वो तब से लेके फैल रहा है पूरा का पूरा सिस्टम, जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो ये बिग बैंग थ्योरी के अंदर में इन्होंने ये बोला है कि ग्रेविटेशनल पुल जो है लार्ज हैवी स्ट्रक्चर्स का, ये सीएमबी रेडिएशन, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, मतलब ये जो ब्लास्ट हुआ था उस टाइम पे जो वेव्स रिलीज हुई थी रेडिएशंस, ये उसको अपने अराउंड में कैप्चर कर रहा है या गैदर कर रहा है। तो ये बेसिकली सीएमबी तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बिग बैंग मॉडल क्या है,
और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये 3 चीज़ें बहुत क्वेश्चन में आती हैं और चांसेस रहते हैं, यूनिवर्स का कंपोज़िशन क्या है? तो यूनिवर्स जो है हमारा माना जाता है, साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि 3 चीज़ों से मिलके बना है, एक डार्क मैटर, दूसरा डार्क एनर्जी और तीसरा नॉर्मल मैटर। नॉर्मल मैटर 5% बनाता है यूनिवर्स का, डार्क एनर्जी 68% बनाती है और डार्क मैटर अराउंड 27% बनाता है। आप टोटल करेंगे तो नियरली नियरली ये 100% हो जाता है। तो नॉर्मल मैटर में तो हमको जितनी सारी चीज़ें जो दिखती हैं यूनिवर्स की वो होती हैं, जैसे कि अर्थ, सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज। लेकिन ये सारी चीज़ें मिला के मतलब इतने अरबों स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स यूनिवर्स में, ये सब मिला के भी यूनिवर्स का सिर्फ 5% है। कुछ साल पहले साइंटिस्ट को ऐसा समझ में आया कि हमारे यूनिवर्स जो है इसमें कुछ चीज़ें जो हैं ये हमको विजिबल नहीं है, और इसमें जो विजिबल नहीं है दैट इज टू थिंग्स, वन इज डार्क मैटर एंड द सेकंड इज डार्क एनर्जी। डार्क मैटर जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, ये एक मैटर है। जैसे कि अर्थ हमको दिख रही है, तो अर्थ भी एक मैटर है। उसी तरह का एक मैटर और भी है यूनिवर्स में, लेकिन ये मैटर हमको दिखता नहीं है, और ये मैटर जो होता है ये विजिबल मैटर से 6 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये विजिबल ये जो डार्क मैटर है, ये डार्क मैटर मेनली क्या करता है, ये बॉडीज को एक दूसरे से पास में रखता है अट्रैक्ट करके। मतलब ये जो फिल कर रहा है बॉडीज के बीच का स्पेस, ये एक दूसरे को बॉडीज को अट्रैक्ट करके एक दूसरे से अट्रैक्ट करके रखता है। तो अब पॉइंट इज, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि बिग बैंग मॉडल ये बोलता है कि हमारा यूनिवर्स फैल रहा है, जबकि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि डार्क मैटर चीजों को इकट्ठा करके रखने की कोशिश करता है अट्रैक्ट करके ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू। तो फिर ये फैल कैसे रहा है? कोई धक्का लगाने वाला होना चाहिए ना फिर। तो इस केस में ये होती है डार्क एनर्जी। यूनिवर्स फिर भी फैल रहा है तो मतलब देयर इज समथिंग दैट इज पुशिंग बॉडीज अपार्ट या फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो होती है फोर्स या एनर्जी, इसको बोलते हैं डार्क एनर्जी। ये नियरली 68% बनाती है यूनिवर्स की, और ये यूनिवर्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये 3 चीजें आपको इसमें याद रखना है एब्सोल्युटली। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर प्रीलिम्स। देन उसके बाद आता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो रिसेंटली JSWT जो है उसने मिल्की वे गैलेक्सी की एक डेंस हार्ट की एक बहुत क्लोज पिक्चर ली है, और उसके नए फीचर कुछ हमको शो करे हैं। तो अब इसमें पॉइंट ये है कि ये न्यूज़ तो ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन JWST क्या है ये हमको पता होना चाहिए। तो 1992 में एक एक नासा ने एक टेलीस्कोप छोड़ा था, दैट इज हबल स्पेस टेलीस्कोप। भाई हम घर पे टेलीस्कोप लगाते हैं तो वो टेलीस्कोप से हम यूनिवर्स में देखते हैं, लेकिन अब उतने छोटे से यूनिवर्स, इस टेलीस्कोप से हमको पूरा यूनिवर्स तो दिखता नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा और पावरफुल। तो हमने एक टेलीस्कोप बनाया था बहुत पावरफुल, जिसको हमने स्पेस में छोड़ दिया था, जो स्पेस से बहुत दूर दूर तक जाके फोटोज क्लिक करता है या बेसिकली उसको विजुअलाइज करता है और उनको उसका डाटा या फोटोज ट्रांसमिट करता है। तब ये 1992 से लेके 2021 तक ये चला, 2020 तक, और उसके बाद अभी इसकी लाइफ खत्म होने लगी। अभी भी ये है, बट अब हमारे पास टेक्नोलॉजी और अपडेट हो गई, ग्लासेस जो हैं वो और ज़्यादा अपडेट हो गए। तो अब हमने एक नया और पावरफुल टेलीस्कोप जो और डीप तक गैलेक्सीज को देख सकता है, यूनिवर्स को, ऐसा एक टेलीस्कोप बनाया था, दैट इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो 2021 में लॉन्च हुआ था। किसने बनाया था इसको? 3 एजेंसीज ने मिलके, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो ये आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें याद रखना है। देन उसके बाद आता है न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। तो अभी रिसेंटली पहली बार साइंटिस्ट ने न्यूट्रिनोस को ऑब्जर्व किया है, जो मिल्की वे की गैलेक्सी से इमर्ज हो रहे थे। तो न्यूट्रिनोस क्या होते हैं? ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तरह, लेकिन ये स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं किए जा सकते। ये वो पार्टिकल्स होते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स जो होते हैं, ये माना जाता है ये यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा न्यूमरस हैं, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये पार्टिकल्स हवा में तैरते रहते हैं या यूनिवर्स में वैक्यूम में तैरते रहते हैं, लेकिन कभी भी किसी दूसरे पार्टिकल से इंटरेक्ट नहीं करते। ये एक साइड से दूसरे साइड पास होके निकल जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं, हम इनको अभी और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मास बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, ना के बराबर, लेकिन इनमें कोई चार्ज नहीं होता, और इनमें हाफ स्पिन होता है। हाफ स्पिन मतलब ये इस तरह से स्पिन करते हैं कि कभी भी इनका एक पूरा चक्कर कंप्लीट नहीं होता, इसलिए इसको ये हाफ स्पिन बोला जाता है। ये ऑलमोस्ट स्पीड, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं।
ये रेयरली किसी दूसरे मैटर से या पार्टिकल से इंटरेक्ट करते हैं और इसलिए इनको घोस्ट पार्टिकल भी बोला जाता है। और यूनिवर्स में ये जितने भी एटम्स हैं 3 टाइप के हमसे पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, प्रेज़ेंट इलेक्ट्रॉन हैं। न्यूट्रिनो, ताऊ ये न्यूट्रिनो सिर्फ़ और म्यूऑन 2 तरह न्यूट्रिनो। के फ़ोर्सेस तो से ये एक अट्रैक्ट टाइप होते से हैं दूसरे टाइप या में ट्रैवल करते रहते हैं अफ़ेक्ट और होते इसको हैं न्यूट्रॉन ग्रेविटी न्यूट्रिनो या वीक ऑसिलेशन फ़ोर्सेस बोलते जो हैं। होते हैं उनसे। इनके सोर्सेस क्या हैं? जब भी कोई इंटरस्टेलर मैटर जो है ये कॉस्मिक रेज़ के साथ कोलाइड होता है तब बनते हैं। दूसरा, सन जैसे स्टार जैसे कोई भी जो भी स्टार्स जो सन की तरह होते हैं, जो एक्सप्लोड होते हैं या सुपरनोवा जो ब्लास्ट होते हैं, उनमें प्रोड्यूस होते हैं। और अर्थ में ये तब प्रोड्यूस होते हैं जब अनस्टेबल एटम्स जो हैं ये डिके होते हैं। देन उसके बाद ये इंडिया में इन न्यूट्रिनो को ऑब्जर्व करने के लिए और स्टडी करने के लिए हम एक ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं जो एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज को स्टडी करेगा। ये मल्टी इंस्टीट्यूशनल एफर्ट है जिसको कई सारे इंस्टीट्यूशंस मिलके बना रहे हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इसको मिलके सेटअप कर रहे हैं। और ये कहाँ पे सेट किया जा रहा है? तमिलनाडु में थेनी डिस्ट्रिक्ट में बोडी वेस्ट हिल्स रीजन में इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है क्योंकि ये इक्वेटर के पास में है। तो अब आपको 2 चीज़ें याद रखना है, ग्रेविटेशनल वेव्स की LIGO की ऑब्जर्वेटरी हम कहाँ डाल रहे हैं? महाराष्ट्र में, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में। और न्यूट्रिनो को ऑब्जर्व करने के लिए हमारी जो ऑब्जर्वेटरी है वो कहाँ सेट की जा रही है? दैट इज़ इन बोडी वेस्ट हिल्स, तमिलनाडु। देन आता है जुपिटर आईसी मिशन। तो ये एक और मिशन है जो हमको याद रखना है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ज्यूस मिशन लॉन्च किया है यूरोप के स्पेसपोर्ट फ्रेंच गुआना से ऑन जुपिटर। तो अब ये जूस मिशन क्या है ये हमको याद रखना पड़ेगा। ये इस मिशन का मेन एम है। ये मिशन पहले तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। दूसरा, ये मिशन जुपिटर को स्टडी करेगा और इसके जो 3 लार्ज ओशन बियरिंग मून्स हैं, जैसे 3 मेन इंपॉर्टेंट इसके जुपिटर के मून है, गनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा, जिन पे हमको ओशन मिलता है, ये उनको स्टडी करेगा जुपिटर के साथ में। तो ये क्या-क्या स्टडी करेगा? ये इन 3 मून जो हैं, ये 3 मून, इनके वेदर को, इनकी मैग्नेटिक फील्ड को और इनके ग्रेविटेशनल पुल को, इनको स्टडी करेगा। इसके अलावा ये डबल ग्रेविटी असिस्ट का यूज़ करेगा फर्स्ट टाइम के लिए फ्रॉम अर्थ एंड मून जुपिटर पे पहुंचने के लिए। डबल ग्रेविटी असिस्ट का मतलब क्या होता है या ग्रेविटी असिस्ट क्या होता है? जब कोई स्पेसक्राफ्ट, जैसे कोई ये मान लीजिए अर्थ है और यहाँ पे ये मून है, तो कोई स्पेसक्राफ्ट यहाँ से लॉन्च हुआ और ये लॉन्च होने के बाद ये इसके ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ कर रहा है अपने आप को मूव करने के लिए, अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। इसको बोलते हैं ग्रेविटी असिस्ट। और ये पहली बार हो रहा है कि जब कोई स्पेस मिशन जो है ये 2 बार किसी ग्रेविटी का असिस्टेंस लेगा अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। पहली बार अर्थ के लिए, अर्थ की ग्रेविटी का, और दूसरी बार मून की ग्रेविटी का। और इस इन दोनों की ग्रेविटी को यूज़ करके अपने आप को जुपिटर की तरफ प्रोफाइल करेगा। जुपिटर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मिशन भी हैं जो पहले भी लॉन्च किए जा चुके हैं, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट मिशन है जुनो, जो आपको याद रखना है। ये नासा ने 2011 में लॉन्च किया था और इसने बहुत सारी अच्छी ब्यूटीफुल फोटोज हमको जुपिटर की खींच के क्लिक करके भेजी थी। जुपिटर की अगर हम बात करें तो ये सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट है। इसको जोवियन प्लैनेट्स बोला जाता है। जोवियन प्लैनेट्स वो होते हैं जिनका खुद का कोई सॉलिड सरफेस नहीं होता, लेकिन ये प्राइमरली हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं, जिसमें मीथेन, अमोनिया, वाटर और कुछ गैसेस का ट्रेसेस होते हैं। वर्ल्ड में ये सोलर सिस्टम में जुपिटर के पास सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स है 95, सैटर्न के बाद। सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा मून्स हैं 146 मून्स। देन उसके बाद एस्टेरॉइड्स। तो नासा का ओसिरिस रेक्स मिशन जो है ये एक एस्टेरॉइड है जिसका नाम है बेनू, उससे कार्बन रिच सैंपल कलेक्ट करके वापस लेके आया है अर्थ पे और ये सक्सेसफुली उसने मिशन कंप्लीट किया है। तो अब ये ओसिरिस मैक्स मिशन क्या था? बेसिकली बात ये है कि ये अर्थ है और अर्थ के पास में एक एस्टेरॉइड है जो मूव करता है या रोटेट करता रहता है, जिसका नाम है बेनू। बेनू। तो ये वेनू एस्टेरॉइड जो है ये अनटच्ड एस्टेरॉइड है और ये सबसे पास में हमारे प्रेजेंट है। दिस एस्टेरॉइड इज एस्टिमेटेड कि ये अर्थ यूनिवर्स की बिगनिंग के टाइम पे ही, अर्लीस्ट स्टेजेस जो थी यूनिवर्स के फॉर्मेशन की, उस टाइम पे ये बना था। तो व्हाट वी वर विलिंग टू डू या व्हाट वी वर वांटिंग टू डू इज कि हम एक स्पेसक्राफ्ट भेज के इससे कुछ मटेरियल्स लेके आना चाहते थे, ताकि हम इसकी सॉइल का जो अनटच्ड रही है इतने बिलियंस ऑफ ईयर से, इसका हम एनालिसिस कर पाए और फिर हम यूनिवर्स के कुछ राज जो है, जो उसके बनने के फॉर्मेशन के कुछ जो सीक्रेट्स हैं, उसको और थोड़ा सा फिगर आउट कर पाए या पहचान पाए। तो ये ओसिरिस रेक्स मिशन इसीलिए हमने यहाँ पे भेजा था, जिसने सक्सेसफुली वो सैंपल कलेक्ट करके यहाँ पे लाया है और अब हम उसको स्टडी करेंगे। तो ये इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको रीड कर लीजिएगा।
इसकी न्यू जर्नी। अब ये बेनू से तो वापस आ गया। अब हम चाहते हैं कि अब हम एक और एस्टेरॉइड से ऐसे ही सैंपल कलेक्ट करके लाएं। तो अब हमने एक नया मिशन चूज करा है, नया एस्टेरॉइड चूज करा है जिसका नाम है एपोफिस। तो ओसिरिस रेक्स जो है अब एपोफिस एस्टेरॉइड से सैंपल कलेक्ट करके लाएगा, इसलिए अब इसका नाम बदल के ओसिरिस एपेक्स कर दिया गया है ओसिरिस रेक्स से। अब उसके बाद आगे बढ़े उससे पहले कंसेप्ट देख लेते हैं एस्टेरॉइड और इससे रिलेटेड बॉडीज कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले तो एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड मतलब प्लेनेट से छोटी कोई बॉडी, प्लेनेट से छोटी कोई बॉडी जो बेसिकली सन के अराउंड में ऑर्बिट करती है, इसको बोलते हैं हम एस्टेरॉइड। तो यहाँ पे एस्टेरॉइड बना हुआ है। सिमिलरली फिर कुछ बॉडीज होती हैं जैसे कि मीटियोरॉइड, मीटियोराइड और मीटियोर। तो ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। एस्टेरॉइड का या प्लेनेट का कोई छोटा टुकड़ा निकल के अलग हो जाए तो उसको बोलते हैं मीटियोरॉइड। और अगर मीटियोरॉइड जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाए, तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद ये फ्रिक्शन के कारण इसमें आग लग जाती है, बहुत हाई स्पीड पे चलता है ये, इसलिए इसको बोलते हैं मीटियोर। मतलब मीटियोरॉइड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तो इसको बोलते हैं मीटियोर। और जब ये नॉर्मली तो ये इतनी फास्ट स्पीड पे जलता है और मूव करता है कि जल के पूरा खाक हो जाता है। अगर इन केस ये सरवाइव कर गया तो अर्थ के सरफेस पे टकराएगा आके, और जब ये टकराता है अर्थ के सरफेस पे आके तो इसको बोलते हैं मीटियोराइट। मीटियोराइट तो पहले मीटियोरॉइड, फिर मीटियोर और फिर मीटियोराइट। इसके अलावा एक टाइप की बॉडी और होती है जिसको बोलते हैं कॉमेट। कॉमेट आइसी बॉडी होती है, मतलब इसमें आइस के क्रिस्टल्स होते हैं और ये सन के अराउंड में ऑर्बिट करता है, और इसमें एक बर्निंग के कारण, आइस के मॉलिक्यूल्स की बर्निंग के कारण यहाँ पे एक फ्लेम या टेल सी निकलती है, जिस कारण से इसको बोला जाता है कॉमेट। एस्टेरॉइड की क्लासेस या टाइप्स की बात करूं अगर मैं, तो इसमें कई बेल्ट में या कई क्लासेस में होते हैं। एक मेन एस्टेरॉइड बेल्ट में मिलने वाले एस्टेरॉइड हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं। दूसरे होते हैं ट्रोजन्स। ट्रोजन्स वो होते हैं जो एक प्लेनेट के साथ सन के अराउंड में घूम रहे हैं, तो ये ट्रोजन एस्टेरॉइड कह लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक प्लेनेट है वो सन के अराउंड में रोटेट कर रहा है, तो इसके साथ साथ में इसी ऑर्बिट में अगर कोई एस्टेरॉइड भी घूम रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रोजन एस्टेरॉइड। फिर होता है एक नियर अर्थ एस्टेरॉइड, मतलब अर्थ के पास से जो भी एस्टेरॉइड्स निकलते हैं बिल्कुल क्लोजली, उनको बोलते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉइड। तो इसमें आपको इतने पॉइंट याद रखना है, बाकी इनका सिग्निफिकेंस क्या है या इनको स्टडी करने से हमको क्या मिलेगा इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल से पॉइंट है। देन उसके बाद आते हैं आउटर स्पेस गवर्नेंस। तो यूएन ने रिसेंटली एक पॉलिसी ब्रीफ रिलीज करा है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, दैट इज द फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस। तो इसमें इन्होंने बेसिकली पॉलिसी ब्रीफ में ये बोलने की या बात करने की कोशिश करी है कि आउटर स्पेस से रिलेटेड क्या गवर्नेंस और रूल्स होने चाहिए। तो अब एग्जिस्टिंग गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या है, मतलब स्पेस में जो भी एक्टिविटीज कोई भी कंट्री करती है तो उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो इसके लिए एक यूनाइटेड नेशंस का एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क है जिसका नाम है, एक कमेटी बनी हुई है 1958 में, एक कमेटी बनाई गई थी यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, यूएन कोपुअस। ये एस्टेब्लिश की गई थी। इसका मेन एम है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, मतलब इसका मेन एम है ऐसे रूल्स एंड कन्वेंशंस बनाना जो पूरी ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए स्पेस के एक्सप्लोरेशन के लिए काम करे। तो इसको कौन सपोर्ट करता है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स यूनोसा, ये इसको सपोर्ट करता है। और स्पेस से रिलेटेड 5 इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटीज अभी तक हो चुकी हैं जिनको हमको याद रखना है। पहला है आउटर स्पेस ट्रीटी, दूसरा रेस्क्यू एग्रीमेंट, तीसरा लायबिलिटी कन्वेंशन, चौथा रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन और पांचवा मून एग्रीमेंट 1979। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 प्रिंसिपल्स बताती है कि कौन सा स्टेट, कौन कोई भी कंट्री स्पेस में कौन सी एक्टिविटी कर सकती है और कौन सी एक्टिविटी नहीं कर सकती। दूसरा होता है रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968। ये एग्रीमेंट, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो किसी भी कंट्री के क्यों ना हो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी कंट्री कि वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कुछ कर सकती है तो वो करेगी, अगर उसकी कैपेसिटी में कोई है तो। देन लायबिलिटी कन्वेंशन, लायबिलिटी कन्वेंशन अगर किसी कंट्री के स्पेस ऑब्जेक्ट से किसी दूसरी कंट्री के को डैमेज पहुंचता है तो उसके कंटेक्स में उसको डैमेज के लिए लायबिलिटी रहेगी, मतलब उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये कन्वेंशन उसकी बात करता है। देन रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976, इस कन्वेंशन के अंदर में कोई भी कंट्री अगर कोई भी स्पेस में सैटेलाइट या बॉडी या मिशन लॉन्च कर रहा है तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कंपलसरी है। एंड देन लास्टली मून एग्रीमेंट 1979, इसके अंदर में रूल्स लिखे हुए हैं कि कोई भी कंट्री मून पे या दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पे क्या एक्टिविटी कंडक्ट कर सकती है और क्या नहीं कर सकती।
इंडिया जो है इन इन 5 ट्रीटीज़ में से पाँचों की सिग्नेटरी है, लेकिन सिर्फ 4 को रेटिफाई किया है। मून एग्रीमेंट को अभी इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है। रेटिफाई मतलब पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया है। देन इसके बाद इसमें कुछ रिलेटेड कंसेप्ट हैं एक दो, वो आपको याद रखना है। पहला स्पेस डेब्रीज। स्पेस डेब्रीज क्या होती हैं? तो हमारे यूनिवर्स में सैटेलाइट्स जो हैं उसमें बहुत सारा जो हमने पास्ट में सैटेलाइट्स छोड़ी हैं, आज तक रॉकेट छोड़े हैं, वो जब खत्म हो जाते हैं, उनका यूज खत्म हो जाता है, तो वो कचड़े की तरह या ट्रैश की तरह यहाँ पे यूनिवर्स में स्पेस में घूमती रहती हैं। इनको स्पेस डेब्रीज बोलते हैं। इनके साथ एक रिस्क होती है एसोसिएटेड बहुत बड़ी, इसको बोलते हैं कैसलर सिंड्रोम। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे 2 रॉकेट जो है इनका काम खत्म हो गया और अब ये स्पेस में ही छूट गए। मान लीजिए कल को किसी कारण से या किसी कोइंसिडेंस से इनकी आपस में टक्कर हो गई। तो जब ये टक्कर होगी तो ये 2 जो 2 हैं अलग-अलग, ये 4 या 6 में कन्वर्ट हो जाएँगे और ये 4 या 6 फिर आगे वाली बॉडी से और कोलाइड होंगे तो 12 बनेंगे, 12 से 24 बनेंगे, 24 से 1000 बनेंगे। ऐसे करते-करते कोई लिमिट नहीं है। ये चेन रिएक्शन एक स्टार्ट हो जाएगी डेब्रीज के आपस में कोलाइड हो के और डेब्रीज में कन्वर्ट होने की, जिससे आगे चल के हमारी सैटेलाइट को थ्रेट रहेगा कि वो इनसे टकरा के डैमेज हो सकती है। तो उसको बोलते हैं कैसलर सिंड्रोम। ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। देन उसके बाद कुछ की कंसेप्ट हैं या छोटे-मोटे मिसलेनियस कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। एक होता है गोल्डीलॉक्स ज़ोन। गोल्डीलॉक्स ज़ोन क्या होता है? ये ऐसा कोई भी ज़ोन स्पेस में जहाँ पे कोई बॉडी ऐसे पोज़ीशन्ड है या ऐसा कोई पॉइंट स्पेस में जहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। जो ऐसे ज़ोन होते हैं स्पेस के, इनको बोला जाता है गोल्डीलॉक्स ज़ोन, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है कि वाटर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, जो बेसिक मीन्स है सर्वाइवल के लिए सबसे ज़रूरी होता है, और इतना कोल्ड भी नहीं है कि वहाँ पे कोई ह्यूमन या कोई लाइफ फॉर्म सर्वाइव ही ना कर पाए ठंड के कारण। तो इस टाइप के जो हैबिटेबल ज़ोन होते हैं इनको बोलते हैं गोल्डीलॉक्स ज़ोन। इसमें आपको याद रखना है ये बस इतना। दूसरा होता है एक्सोप्लैनेट। तो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कोई भी प्लैनेट जो होता है उसको बोला जाता है एक्सोप्लैनेट। ये मोस्टली दूसरे स्टार्स को ऑर्बिट करते हैं, और अगर ये फ्री फ्लोटिंग है मतलब ये किसी और को ऑर्बिट नहीं कर रहे हैं और इंडिपेंडेंटली घूम रहे हैं, तो ऐसे प्लैनेट्स को बोला जाता है रोग प्लैनेट्स। तो आपको ये वर्ड्स कीवर्ड्स जो हैं ये याद रखना है। देन उसके बाद फास्ट रेडियो बर्स्ट। तो अभी रिसेंटली हमने बहुत सारे मतलब जब एक एक लार्ज अमाउंट में, बहुत ह्यूज अमाउंट में हमको कहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसका बस्ट देखने के लिए मिलता है, तो इसको बोलते हैं फास्ट रेडियो बस्ट। तो ये अभी रिसेंटली हमने ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है। बस्ट जब होता है तो एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हमको ऑब्जर्व होती है और फिर उसके बाद हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते इसको, ये फैल जाती है पूरी यूनिवर्स में। तो ये जो एफआरबीज हैं ये हमको बेसिकली किसी बड़े एक्टिविटी को, या मान लीजिए कोई इनविजिबल इंटरेक्शन हो रहा है यूनिवर्स में, तो उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करती है, क्योंकि अगर कोई इनविजिबल मैटर इंटरेक्ट कर रहा है तो उसमें हमको नहीं दिख रहा है वो इंटरेक्शन, लेकिन इंटरेक्शन होते टाइम उसमें कोई फास्ट अमाउंट में या बहुत ही ह्यूज अमाउंट में रेडिएशन का बस्ट हुआ, तो फॉर अ सेकेंड हमको वो दिख जाती है और हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है। देन उसके बाद आता है गामा रे बस्ट, जीआरबीज। तो एक नई स्टडी ये बोलती है कि गामा रे बस्ट जो है इनके पास एक कैपेबिलिटी होती है टेम्पोरली ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करने की। तो गामा रे बस्ट क्या होते हैं? ये यूनिवर्स में जो सबसे पावरफुल और वायलेंट एक्सप्लोजन जो होते हैं किसी भी कारण से, तो उसमें से जो एक बहुत ब्राइट फ्लैश निकलती है हाई एनर्जी लाइट की ड्यू टू एक्सप्लोसिव इवेंट, तो उसको बोलते हैं गामा रे बस्ट। ये जनरली तब होता है जब ब्लैक होल्स बनते हैं या फिर दो बहुत बड़े न्यूट्रॉन स्टार, दो बहुत बड़े स्टार आपस में कोलाइड होते हैं, तब इस टाइप का एक बहुत बड़ा बर्स्ट होता है, बहुत ही ब्राइट बर्स्ट होता है रेडिएशंस का, और इसको बोलते हैं गामा रे बस्ट। देन उसके बाद आता है क्वासी मून। तो अभी रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नया एस्टेरॉइड डिस्कवर किया है अर्थ के पास में। इसको क्वासी मून बोलते हैं या क्वासी मून, इस मतलब ये क्वासी एक टाइप का क्वासी मून है। क्वासी मून मतलब ये जितनी ड्यूरेशन में अर्थ सन का चक्कर लगाती है उतनी ड्यूरेशन में ही लगाता है सन का चक्कर, लेकिन ये अर्थ के इन्फ्लुएंस में नहीं आता, मतलब है तो अर्थ के साथ में ही, लेकिन अर्थ से इसका कोई लेने देना नहीं है, मतलब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से अफेक्ट नहीं होता। तो इस टाइप के जो एस्टेरॉइड होते हैं उनको बोलते हैं क्वासी मून। आधे मून है ये, पूरे मून नहीं है। देन उसके बाद जीरो शेडो डे। तो जीरो डे शेडो डे क्या होता है? ये एक फेनोमेनन होता है जिस फेनोमेनन के अंदर में जिस फेनोमेनन के अंदर में जीरो शेडो डे में आपको कोई परछाई या शेडो देखने के लिए नहीं मिलती पूरे दिन में कहीं पे भी।
तो वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो भी वर्टिकल जितने भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सिमेट्रिकल और वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स, उनकी जब सन एग्जैक्टली ओवरहेड होता है तो उस केस में वहां पे उनकी जो शेडो है वो वेनिश हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साल में ये ट्रॉपिक्स में, जैसे हम ट्रॉपिक में रहते हैं, ये इक्वेटर हो गई, ये ट्रॉपिक हो गया, तो जब संक्रांत के बाद 14 जनवरी के बाद सन नॉर्थ में मूव करना शुरू करता है तो ये घूम के पूरा जून जुलाई तक वापस इक्वेटर पे आता है। तो जब ये मूव करके यहाँ ऊपर तक जाता है इस पॉइंट तक, तो ये एक पॉइंट आता है जब ये हमारे इंडिया के जस्ट ऊपर होता है, या जिस भी लेटीट्यूड पे ये है उस लेटीट्यूड के एकदम एग्जैक्टली ऊपर होता है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में उस दिन बिल्कुल भी शेडो नहीं आती किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वर्टिकल और सिमेट्रिकल है। तो इस दिन को, जिस दिन आपको सुबह से शाम तक एक भी शेडो नहीं मिलेगी बिकॉज सन इज मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू ट्रॉपिक एंड वो हमारे सर के एकदम एग्जैक्टली ऊपर आ गया है, तो इस टाइप के दिन को बोलते हैं जीरो शेडो डे। देन उसके बाद आता है ब्लजार। तो रिसेंटली इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है हानले लद्दाख में एक हानले नाम की जगह है, वहां पे हमने एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप लगाया है जिससे कोई भी इंसान यूनिवर्स में देख सकता है बहुत डीप में। तो यहाँ पे इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी नाम है इसका। तो यहाँ पे एक हमने एक बहुत बड़े ब्लजार को ऑब्जर्व किया है, ब्राइट ब्लजार को। ब्लजार क्या होता है, ये गैलेक्सी का टाइप होता है जो ब्लैक होल से पावर होती है, मतलब ब्लैक होल की जो रेडिएशंस निकलती है उससे उस गैलेक्सी में लाइट आती है। तो ये ब्लजार उस टाइप की गैलेक्सी को बोलते हैं। तो अभी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ने ऐसे ही एक ब्लजार को डिस्कवर किया है। देन उसके बाद आते हैं ईएमआईसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन वेव्स। तो रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट जो है उन्होंने इंडियन अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री से ईएमआईसी वेव को आइडेंटिफाई किया है। ईएमआईसी वेव क्या होती है, ये बहुत ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बहुत ही हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस होते हैं। जैसे ये अर्थ है तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दो जोन में डिवाइडेड है, एक ये और दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड बहुत डीप बैंड है, बहुत बड़ा बैंड है मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो अब ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है, ये पार्ट कहलाता है, रेड वाली जो मैंने लाइन खींची है ये लाइन कहलाती है इनर मैग्नेटिक फील्ड, और ये कहलाती है आउटर मैग्नेटिक फील्ड, ब्लैक वाली। और इन दोनों के बीच का जो जोन होता है ये मैग्नेटिक जोन है। तो अब ईएमआईसी वेव्स, साइंटिस्ट ने एक वेव डिटेक्ट करी है जो अर्थ के अंदर से निकलती है, और ये इनर और आउटर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आउटर मैग्नेटिक लाइन जो है उसके बीच में मैग्नेटिक जोन से निकल के अर्थ में वापस जाती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये ऑब्जर्व करी है साइंटिस्ट ने। ये मेनली जो इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ही हाईली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, उनको यहाँ पे खींच के सेटल डाउन कर देती है, जिससे हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होते। अब ये जनरेट कैसे होती है उसको अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देन उसके बाद आते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, एनी कम्युनिकेशन जहाँ पे एक सिग्नल सैटेलाइट के के हेल्प से दूसरे पॉइंट पे पहुंचता है, दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसमें दो सेगमेंट होते हैं, एक ये ग्राउंड सेगमेंट है जो ग्राउंड पे एस्टेब्लिश्ड है, और दूसरा स्पेस सेगमेंट है जो सैटेलाइट खुद मानी जाती है। तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ये बेसिकली हमको रिमोट एरियाज तक पहुंचने में हेल्प करती है जहाँ पे हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेट नहीं कर सकते सिग्नल्स को रिसीव या जनरेट करने का। देन इसके बाद फ्लेमिंगो प्रोजेक्ट। तो फ्लेमिंगो प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट, फ्लेमिंगो प्रोजेक्ट यूके एक प्रोजेक्ट रन कर रहा है जिसका नाम है फ्लेमिंगो प्रोजेक्ट। ये सुपर कंप्यूटर बेस्ड एक प्रोजेक्ट है जो बेसिकली जितने भी यूनिवर्स में जितने भी कॉस्मोलॉजिकल फेनोमेनन होते हैं या यूनिवर्स में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उनको कंप्यूटर पे सिमुलेट करेगा, और उसके क्या आउटकम या रिजल्ट हो सकते हैं उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेगा। दिस इज जस्ट अ स्टडी ऑन कंप्यूटर, एनालिटिकल स्टडी ऑन कंप्यूटर, यूनिवर्स को स्टिमुलेट सिमुलेट करके, ताकि हम आगे चल के प्रेडिक्ट कर पाएँ कि यूनिवर्स, समझने की कोशिश कर पाएँ कि यूनिवर्स में क्या क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो दिस प्रोजेक्ट इज फ्लेमिंगो प्रोजेक्ट, इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है। देन उसके बाद फीस्ट, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो वीएसएससी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है, जो इसरो का एक सेंटर है, इसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा है जिसका नाम है फीस्ट फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटराइज मेथड है जो प्रोडक्ट्स को रियल वर्ल्ड फोर्सेस में या रियल वर्ल्ड
सिचुएशन में टेस्ट कर सकता है और प्रेडिक्ट कर सकता है कि प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। तो जैसे रॉकेट, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट, बिल्डिंग्स, इन सबको हम कंप्यूटर में इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से रीड या स्टडी कर सकते हैं कि ये जब रियल वर्ल्ड में बना के छोड़ा जाएगा तो इस पे टेम्परेचर का, प्रेशर का, एनवायरनमेंट का, रेनफॉल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर में अब स्टडी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से। देन बीटल गीज, तो बीटल गीज जो है ये स्काई में सेवेंथ ब्राइटेस्ट स्टार है और ये ओरायन कॉन्स्टलेशन में प्रेजेंट है। इसको साउथ में इंडियन एस्ट्रोनॉमी में थिरुवथिराई या आर्द्रा भी बोलते हैं। ये जो स्टार जो है ये अपनी लेट कार्बन बर्निंग स्टेज में है, क्योंकि स्टार जो होते हैं वो अपनी एनर्जी और लाइट कहाँ से जनरेट करते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम की जो रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर, उससे वो अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं। लेकिन इसका हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो चुका है, तो अब ये कार्बन को बर्न कर रहा है। इसकी बॉडी में जो कार्बन प्रेजेंट है उसको बर्न करके एनर्जी जनरेट करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को जिंदा या अलाइव रखने के लिए। जिस दिन ये कार्बन खत्म हो जाएगी और सारे एलिमेंट्स कंज्यूम कर लेगा ये अपनी एनर्जी डिराइव करने के लिए, उस दिन ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद नियर स्पेस कमांड, तो चाइना ने एक नियर स्पेस कमांड सेटअप करी है हाइपरसोनिक वेपन्स फोर्स के लिए। नियर स्पेस कमांड का मतलब इन्होंने यहाँ पे, जैसे ये अर्थ का सरफेस है, तो यहाँ पे चाइना जो है, चाइना ने अर्थ के सरफेस से अराउंड 160 किलोमीटर हाइट पे एक कंप्यूटर सिस्टम एस्टेब्लिश करा है जो आगे चल के इस पॉइंट से हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लॉन्च करने में या डायरेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये जो इन्होंने एक तरह से मिलिट्री फोर्स यहाँ पे सेटअप कर दिया, कंप्यूटराइज मिलिट्री फोर्स, इसको बोला है उन्होंने नियर स्पेस कमांड। आगे चल के इसको ये फाइट के लिए या सिक्योरिटी के लिए यूज करेंगे। इस एरिया का सिग्निफिकेंस क्या है, ये एरिया नो मैंस लैंड है, क्योंकि ये यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है ये बहुत थिन होता है कि यहाँ पे ह्यूमंस को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाए। और उस कंटेक्स्ट में ये जो कंप्यूटराइज सिस्टम है ये बेसिकली लॉन्ग टर्म सस्टेन भी कर लेगा और सस्टेन करने के साथ साथ आगे चल के कंपनी कंट्री को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना सकता है। तो ये नियर स्पेस कमांड जो है चाइना ने एस्टेब्लिश करी है। सो दिस कंप्लीट्स अवर स्पेस। आई होप इट वाज क्लियर टू यू प्रीलिम्स के लिए। आई होप इट वाज रियली रियली हेल्पफुल फॉर रिवीजन। सो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेक्टर आएगा स्टडी करने के लिए, वो सेक्टर आएगा हेल्थ केयर का सेक्टर। तो हेल्थ को एनालाइज करेंगे हम, हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो आगे अब हम डिस्कस करते हैं। So if you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. अगर आप हमसे गाइडेंस के लिए या काउंसलिंग के लिए या फिर हमारे रेगुलर करंट अफेयर सेशंस के लिए एनरोल करना चाहते हैं विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में एक गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, आप उसको फिल करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव अ टेलीग्राम चैनल बाय द नेम ऑफ ल्यूमिन आईएएस फाउंडेशन, जहाँ पे हम हमारे जितने भी सेशन होते हैं करंट अफेयर्स के उनके पीडीएफ शेयर करते हैं। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अदर देन दैट वी ऑल्सो हैव एन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, जहाँ पे अगर आप हमारी तरफ से होने वाले अपडेट से अपडेट लेना चाहते हैं तो उस केस में आप इन पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।